नमस्कार दोस्तों, डेली इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के छठे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीक भी इंडिया के रिगार्डिंग बहुत न्यूज़ है। कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और होप वाले हैं, तो और कुछ न्यूज़ ऐसे हैं जिनको सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी हम लोग बिना ज़्यादा गुस्सा किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ है खालिस्तान के रिगार्डिंग। खालिस्तान के जो समर्थक है उसमें से एक मुख्य समर्थक है गुरपतवंत सिंह पन्नू। जो ये गुरपतवंत सिंह पन्नू है वो इंडिया का ही सिटीजन हुआ करता था। वो 1985-86 के दौरान इंडिया छोड़ के यूएसए शिफ्ट हो गया। और जो ये गुरपतवंत सिंह पन्नू है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था। अभी बेसिकली गुरपतवंत सिंह पन्नू यूएसए में रहते हुए सिख फॉर जस्टिस नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। इसके बस नाम में ही जस्टिस है। बाकी इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है कि ये गुरुद्वारे में जाकर जो भी खालिस्तान के रिगार्डिंग प्रोपोगेंडा है वो करते रहते हैं। जो भी टेम्पल्स वहाँ पे जाके जो भी टेम्पल्स के रिगार्डिंग चीज़ें हैं उनको तोड़फोड़ करते हैं। और जो कोई भी सिख इनके बातों को नहीं मानता उनके साथ बेसिकली ये हाथापाई भी करने लग जाते हैं। तो इस सिख फॉर जस्टिस ग्रुप के जो ये चीफ है गुरपतवंत सिंह पन्नू, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको टेररिस्ट असाइन किया हुआ है, बट कनाडा यूएसए इन सब कंट्रीज़ ने इसको टेररिस्ट नहीं माना। इन सब कंट्रीज़ का ये कहना है कि बेसिकली गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ऐसा कोई एक्ट नहीं किया, बस वो अपना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका यूज़ कर रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में जो ये गुरपतवंत सिंह पन्नू है उसने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत बातें कही उसका क्या मीनिंग निकाला जाए ये आप बताएं। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ये कहा कि 19 नवंबर या फिर 19 नवंबर के बाद कोई भी पर्सन जो एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहा है वो अपने लाइफ को खुद रिस्क पे डाल रहा है। और पन्नू ने यहाँ तक कहा कि एयर इंडिया के साथ साल 1985 में जो हुआ था वैसा ही कुछ हो सकता है। तो अगर मैं बताते चलूँ तो डेली इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के चौथे या फिर तीसरे एपिसोड में हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि तो जैसे कि मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि साल 1985 में एयर इंडिया की एक प्लेन में बब्बर खालसा नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक चीफ जिसका नाम है तलवंदर सिंह परमार, उसने एक बॉम्ब रख दिया था। बॉम्ब बेसिकली ब्लास्ट हो गया और उस बॉम्ब के ब्लास्ट होने से लगभग 300 लोगों का मौत हुआ था। और ये 9/11 से पहले सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था, बट कनाडा ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। जो इसके मुख्य आरोपी थे उसको भी साल 2017 के दौरान रिहा कर दिया गया। इस बॉम्ब ब्लास्ट के रिगार्डिंग कनाडा ने किसी को भी दोषी नहीं पाया और बेसिकली इस केस को क्लोज कर दिया गया। और जो ये 300 लोग मारे गए थे उनमें से मेनली इंडियन ओरिजिन लोग थे। अगर वहाँ पे कोई कॉकेशियन रेस का या फिर सफेद चमड़ी का कोई पर्सन होता तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ हाईलाइटेड होता। बट वेस्टर्न कंट्रीज का ये दोगलापन हमेशा से है कि जब तक उनके ऊपर कुछ बात नहीं आती तब तक उनके नाक कान मुंह सब बंद रहते हैं। इस बार भी पन्नू ने जो ये धमकी दिया है इसके रिगार्डिंग इंडिया तो बहुत ज़्यादा सतर्क हो चुका है, बट कनाडा और यूएसए की तरफ से कोई वैसा रिएक्शन नहीं आया। कनाडा और यूएसए अभी भी इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरह से पोर्ट्रे कर रहा है। और अगर मैं आपके सामने अभी वेस्टर्न कंट्रीज का दोगलापन है उसका एक और एग्जांपल दूं तो आप चौंक जाएंगे। अभी इजराइल और पैलेस्टाइन में जो कुछ भी ये वॉर चल रहा है उसमें जो कोई भी पर्सन पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहा है या फिर पैलेस्टाइन के झंडे वेस्टर्न कंट्रीज में लहरा रहा है उसको डायरेक्टली जेल हो जा रहा है। बस पैलेस्टाइन के सपोर्ट में कोई स्लोगन या फिर उनका झंडा लहराने भर तक से उनको जेल हो जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में। वहीं कोई पर्सन ओपनली किसी एक कंट्री के सॉवरेनिटी उसके सिटीजन्स को धमकी दे रहा है कि उनके लाइफ को थ्रेट है, उनको एक पर्टिकुलर फ्लाइट में नहीं चढ़ना चाहिए। इसके रिगार्डिंग ये वेस्टर्न कंट्रीज कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज का यही डबल स्टैंडर्ड है और हम लोग उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। तो पन्नू ने जो ये 19 नवंबर का डेट दिया है उस दिन दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहला कि इंडिया में हो रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप का उस दिन फाइनल है और दूसरा यह है कि इंडिया के पहले फीमेल प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी का उस दिन जन्म दिवस है। इंदिरा गांधी जैसे कि हम सभी को पता है आयरन लेडी थी और इंदिरा गांधी के टेन्योर के अंडर में ही ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च हुआ जिसके तहत अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में छिपे हुए खालिस्तानी आतंकवादियों को इंडियन आर्मी द्वारा मारा गया। और इस ऑपरेशन के दौरान अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा था। इससे बहुत सारे जो सिख समुदाय के लोग थे वो बहुत ज़्यादा नाखुश थे और वो बहुत ज़्यादा हर्ट एंड फील कर रहे थे। और इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी के जो दो सिख बॉडीगार्ड थे उन्होंने इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कर दिया था। और बेसिकली इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे वो बिशन सिंह और सतवंत सिंह थे। इंदिरा गांधी का जो ये असैसिनेशन था वो साल 1984 में हुआ था। और जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ तो बहुत सारे इंदिरा गांधी और कांग्रेस के सपोर्टर्स ने सिख समुदाय के लोगों का कत्लेआम किया। लगभग 3,000 से लेकर 7,000 तक सिखों को मारा गया पूरे देश में। और इसी का बदला लेने के लिए साल 1985 में एयर इंडिया के फ्लाइट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें 300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। उस वक्त कनाडा के जो प्रेसिडेंट थे वो थे पियर ट्रूडो और जो ये पियर ट्रूडो है वो बेसिकली जस्टिन ट्रूडो के फादर थे। तो बेसिकली ट्रूडो फैमिली का एक अच्छा हिस्ट्री रहा है इंडिया के साथ रिलेशन को कैसे खराब किया जाए। जब भी ट्रूडो फैमिली पावर में होता है तब हर बार ये देखा गया है कि ट्रूडो फैमिली अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स को साधने के लिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है ताकि कनाडा में रह रहे कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों का वोट उनको मिल सके। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने दूसरे न्यूज़ के ऊपर। दूसरा न्यूज़ पाकिस्तान के रिगार्डिंग है। पाकिस्तान के पंजाब शहर में मियांवाली करके एक एयरफोर्स बेस है। इस एयरफोर्स बेस में एक आतंकवादी हमला हुआ। इस आतंकवादी हमले में 9 आतंकवादी आए थे। जो ये 9 आतंकवादी थे वो पाकिस्तान के एयरबेस में जो भी फाइटर जेट्स थे उनको डैमेज पहुंचाने के लिए आए थे। और इस मिशन में ये आतंकवादी लगभग कुछ हद तक सक्सेसफुल हो गए हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के मुताबिक 3 एयरक्राफ्ट्स
प्रॉपर्ली डैमेज हो गए हैं उसको अब रिपेयर करके ठीक नहीं किया जा सकता। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने बाद में आके एक और क्लैरिफिकेशन ये दिया कि जो ये 3 एयरक्राफ्ट्स है वो पहले से ही अनऑपरेशनल थे, यानी इनको उड़ाया नहीं जाता था, ये बस ऐसे ही यहाँ पे रखे हुए थे और बेसिकली यही 3 एयरक्राफ्ट डैमेज हुए। तो सभी को ये बात पता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स जो ये दूसरा बात बोल रहा है वो प्रॉपर्ली झूठ है, क्योंकि अगर कोई एयरक्राफ्ट यूज़ नहीं होता उसको ऐसे ही एक एयरबेस में रखा नहीं जाता है, और अगर रखा भी जाता है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स का कितना अच्छा किस्मत है कि आतंकवादियों ने पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में ही एक टेररिस्ट अटैक किया, और वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस में। मतलब पाकिस्तान का सबसे सिक्योर प्रोविंस अगर कहा जाए तो वो सबसे ज़्यादा सिक्योर पंजाब है, और पंजाब में भी जो एयरफोर्स बेस है, मतलब सिक्योर में भी एक लेवल ऊपर का जहाँ पे सिक्योरिटी है, वहाँ पर उन्होंने हमला किया। लेकिन हमला करने के बाद उनको क्या रिजल्ट मिला कि उन्होंने जिन 3 एयरक्राफ्ट को डैमेज किया वो अनऑपरेशनल है। तो यहाँ पर दो ही चीज़ हो सकता है, या तो पाकिस्तान की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छा है, या फिर पाकिस्तान सफ़ेद झूठ बोल रहा है। और जो पाकिस्तान का मियाँ वली है, इमरान खान भी बेसिकली इसी जगह के सिटीज़न है, और पाकिस्तान अभी कम्प्लीटली आउट ऑफ केओस है। पाकिस्तान के जो सदर्न प्रोविंस है बलूचिस्तान, वहाँ पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA अटैक कर रहा है। फिर पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान अटैक कर रहा है। फिर अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में एक नया संगठन TJP तहरीक जिहाद पाकिस्तान, इसने अटैक किया। और तहरीक जिहाद पाकिस्तान का ये आर्ग्यूमेंट है कि उन्होंने ये अटैक इसलिए किया ताकि चाइना के द्वारा पाकिस्तान को जो CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके जो डेप्ट ट्रैप में फंसाया जा रहा है वो ना हो पाए। वो लोग बेसिकली CPEC में पाकिस्तान को निकालने के लिए ये आतंकवादी हमला किए। तो ये बेसिकली गरीबी में आटा गीला है। मतलब एक तो उनके देश के पास पैसा नहीं है कर्ज चुकाने के लिए, और बेसिकली वो लोग अपने देश के जो मिलिट्री एसेट्स है उन्हीं के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और रीज़न भी ये दे रहे हैं कि वो लोग बेसिकली पाकिस्तान को डेप्ट ट्रैप से निकालने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसलिए वहाँ पे अटैक किए। पाकिस्तान के सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ यानी CRSS के मुताबिक इस साल 2023 के 9 महीने, मतलब जनवरी से लेकर सितंबर के बीच में ही पाकिस्तान के 386 आर्म पर्सनल मारे गए आतंकवादी हमले में, फिर 445 यानी 445 सिविलियंस मारे गए आतंकवादी हमलों में, और 440 इंजर्ड हो गए थे, और कुल 190 टेररिस्ट अटैक हुआ पाकिस्तान में। और अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा 83% राइज देखा गया इन सब टेररिस्ट अटैक्स में। और ये एक तरह से कंसर्निंग चीज़ है कि पाकिस्तान वापस से 2009-10 के फेज़ में जा रहा है, जब पाकिस्तान में एक ह्यूज लेवल में ऐसे ही मिलिशिया के द्वारा अटैक किया जाता था, अचानक से कहीं पर भी बम फूटने लग जाते थे, और जो पाकिस्तान में रेडिकलिज्म है वो अपने चरण पे था। सेम ये सारी सिचुएशन अभी भी बन रहा है। पाकिस्तान में बेरोज़गारी भी है, पाकिस्तान में लोग अपने बच्चों को बेच रहे हैं 2 वक्त का खाना के लिए। फिर पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, प्लस पाकिस्तान में कुछ महीनों पहले फ्लड आए थे जिससे जो कुछ भी फसल थे वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए थे। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने IMF का बात मानते हुए इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जिससे जो कॉमन सिटीज़न है उनको 30,000 40,000 तक का इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ रहा है, और उनका जो अर्निंग है वो मात्र 25 से 20,000 के बीच में है। तो पाकिस्तान अभी एक परफेक्ट स्टॉर्म के अंदर है, मतलब हर जगह से पाकिस्तान के लिए अभी बुरा हो रहा है। और पाकिस्तान में जो ये इस्लामिक रेडिकल ग्रुप्स है वो पाकिस्तान की जो सोशल फैब्रिक है उसको भी अच्छे से तरबतर करके तोड़ने में तुले हुए हैं। जैसे कि बताऊं तो सिंध में कुछ महीनों पहले एक जो मंदिर था उसको गवर्नमेंट और इस्लामिक रेडिकल ग्रुप्स ने मिलकर डिमोलिश कर दिया गया। फिर खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे चर्चेस को एक बार में ही जला दिया गया 14 अगस्त के दिन, मतलब उनके इंडिपेंडेंस के दिन। तो पाकिस्तान अभी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, जहाँ पर उनका जो सोसाइटी है वो भी एक तरह से टूटा और बिखरा हुआ है, प्लस उनका जो कुछ भी इकोनॉमी है, जो कुछ भी एग्रीकल्चर है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या गिरवी रखता है या फिर क्या क्या बेचने लगता है। सबसे बेस्ट तो यही होगा कि वो अपना देश ही पूरा बेच दे। और इसके बाद आते हैं हम लोग अपने तीसरे न्यूज़ के ऊपर। वो ये है कि क्या सऊदी अरेबिया IPL में इन्वेस्ट करेगा $5 बिलियन का। देखिए, जैसे कि अभी IPL कम्प्लीटली जो BCCI उसके अंडर में है, तो बेसिकली ब्लूमबर्ग एक रिनाउंड पब्लिकेशन हाउस है, उसके मुताबिक सऊदी अरेबिया में अभी ये बात चल रहा है कि क्या वो IPL का स्टेक परचेस करेंगे। IPL ने अपनी तरफ से ऐसा कोई हिंट या फिर कोई न्यूज़ नहीं छापा कि सऊदी अरेबिया कंसीडर करे, बट अगर सऊदी अरेबिया IPL का $5 बिलियन का स्टेक परचेस कर लेता है तो IPL जिसका करंट वर्थ 2023-24 के दौरान 11.2 बिलियन था, वो 11.2 बिलियन से बढ़कर सीधा $30 बिलियन आ जाएगा, अगर सऊदी अरेबिया ने $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट IPL में कर दिया। इस इन्वेस्टमेंट में आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि सऊदी अरेबिया इस इन्वेस्टमेंट में या तो IPL के कुछ स्टेक परचेस करेगा, और इस स्टेक को परचेस करने के बाद सऊदी अरेबिया अपने मुताबिक एड्स IPL में रन करेंगे। जैसे कि इस साल सऊदी अरेबिया ने IPL में अपना स्पॉन्सरशिप किया था अरामको, जो उनका एक टॉप ऑयल कंपनी है, उसने अपने बहुत सारे एडवर्टाइज IPL में किए थे। प्लस विजिट सऊदी करके एक अपना पूरा कैंपेन चला था जिसमें कमेंटेटर्स और बीच बीच में ब्रेक्स के दौरान विजिट सऊदी का ऐड आता था, जिससे सऊदी अरेबिया अपना जो टूरिज्म है उसको प्रमोट कर रहा था IPL में। और IPL का जो व्यूअरशिप का रिकॉर्ड है वो अपने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया इस साल 2023 में। आप सोचेंगे कि इस साल 2023 में ऐसा क्या खास हुआ है जिससे IPL ने अपना सारा व्यूअरशिप का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इस साल खास बात ये हुआ कि इस साल IPL को बेसिकली जियो सिनेमा ने ऑनलाइन स्ट्रीम करने के लिए परचेस किया था, और जियो सिनेमा ने जब IPL को ऑनलाइन स्ट्रीम करने के लिए खरीदा था तो सबको को लग रहा था जियो सिनेमा कोई चार्ज लगाएगा व्यूअरशिप का, मतलब आपको इतना का मंथली पैक लेना पड़ेगा, बट जियो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जियो ने IPL को कम्प्लीटली फ्री कर दिया, और इससे हुआ ये कि जिस भी पर्सन के पास मोबाइल डेटा और एक स्मार्टफोन था उसने IPL को जियो सिनेमा के थ्रू वॉच किया, और इससे जियो सिनेमा का व्यूअरशिप रिकॉर्ड हाई पे चल गया था। और इसी को देखते हुए स्टार स्पोर्ट्स ने भी अपने कैंपेन शुरू किया था, जहाँ पर वो लोग ये प्रमोट कर रहे थे कि IPL को टीवी में देखने पर ज़्यादा मज़ा आएगा। वहीं जियो सिनेमा धोनी को लेकर ये प्रमोट कर रहे थे कि IPL को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज में देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये OTT और टीवी का अपना राइवल्री चल रहा था।
आईपीएल के दौरान। सऊदी अरेबिया को भी ये पता है कि आने वाले दिनों में उनका जो ये ऑयल का इंडस्ट्री है वो ठप पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया इसको देखते हुए अपना जो इकोनॉमी है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अपनी इकोनॉमी में वो लोग टूरिज्म के पार्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, फिर अपनी इकोनॉमी में वो लोग स्पोर्ट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में उनका जो फुटबॉल लीग होता है, जिसको कहा जाता है सऊदी प्रो लीग, रोशन सऊदी लीग, वहाँ पर सऊदी अरेबिया ने बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं। जो भी प्लेयर्स यूरोपियन लीग्स में खेलते थे, ला लीगा या फिर इंग्लिश प्रीमियर लीग, इन सब में खेलते थे, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा अमाउंट में सऊदी अरेबिया ने खुद परचेज किया, ताकि वो लोग सऊदी अरेबिया के लीग में खेल सके। तो फुटबॉल के जो पॉपुलर प्लेयर्स है जिसको सऊदी अरेबिया ने अपने लीग में खेलने के लिए मना लिया और उसको बहुत ज़्यादा हाई फीस दिया, उनमें से रोनाल्डो है, नेमार है, फिर करीम बेंजेमिर है। करीम बेंजेमिर लास्ट ईयर बैलन डॉर के विनर भी रहे थे। और सऊदी अरेबिया ने ना सिर्फ फुटबॉल के ऊपर अपना फोकस किया, बल्कि WWE के ऊपर भी फोकस किया। WWE हालांकि पूरा स्क्रिप्टेड रहता है, फिर भी सऊदी अरेबिया ने WWE के साथ भी $1 बिलियन का डील किया, जिसके तहत WWE में जो भी फाइटिंग रेसलिंग होता है उसके कुछ इवेंट सऊदी अरेबिया में होंगे, और उस इवेंट का नाम दिया जाएगा क्राउन ज्वेल करके, जहाँ पर WWE के जो टॉप रेसलर्स है वो सऊदी अरेबिया में आकर लड़ेंगे। और सऊदी अरेबिया जब आईपीएल में $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो ये भी चाहेगा कि कुछ आईपीएल के मैचेस उसके कंट्री सऊदी अरेबिया में हो, और इन मैचेस को देखने के लिए भारी भीड़ सऊदी अरेबिया में आए, जिससे उनको टूरिज्म में और रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हो। या फिर आईपीएल में कोई नया टीम को परचेज कर लेना जिसका कंप्लीट और सोलली ओनर केवल और केवल सऊदी अरेबिया हो, और सऊदी अरेबिया का जो रॉयल फैमिली वो हो। और सऊदी अरेबिया ने आईपीएल में ही $5 बिलियन इन्वेस्ट करने का मन इसलिए बनाया क्योंकि आईपीएल ही एक ऐसा इवेंट है जिसको पूरे इंडिया में देखा जाता है एक साथ, मतलब नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट सबको आईपीएल को देखते हैं, क्योंकि हर एक रीजन का आईपीएल में अपना अपना टीम है, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। तो सऊदी अरेबिया एक चीज़ ये कर सकती है, तो वो नॉर्थ ईस्ट के नाम से 1-2 टीम अपने यहाँ खरीद सकता है। हालांकि जोक्स अपार्ट, लेकिन आईपीएल ही एक ऐसा इवेंट है जिसको प्रॉपर इंडिया में सबको देखा जाता है। अगर ऐसे मूवीज़ या फिर फिल्म्स का बताऊं तो मूवीज़ या फिल्म्स भी वैसे पूरे इंडिया में नहीं देखा जाता है। नॉर्थ इंडिया के जो फिल्म्स होते हैं वो जनरली नॉर्थ इंडिया सेंट्रिक होते हैं और ज़्यादातर लोग नॉर्थ इंडिया के देखते हैं। वहीं साउथ इंडिया के जो फिल्म्स है वो मोस्टली साउथ इंडिया में ज़्यादा चलते हैं। हालांकि हाल फिलहाल में जो डब्ड मूवीज़ है साउथ इंडिया के वो भी अच्छे खासे चल रहे हैं, लेकिन उसका कोई कंपटीशन नहीं है आईपीएल के सामने। आईपीएल अपने में एक मॉन्स्टरस कैश का है, मतलब वो पैसे ही पैसे बनाने वाला मशीन है। आईपीएल ने $1 बिलियन का जो वर्थ है उसको छू लिया था, तो आईपीएल को तब यूनिकॉर्न कहा गया। फिर उसने जब $10 बिलियन का वर्थ को छू लिया तो उसको डेकाकॉन कहा गया। अब अगर आईपीएल $100 बिलियन का जो वर्थ है उसको छू ले तो उसको हेक्टाकॉन कहा जाएगा। लेकिन $100 बिलियन तक पहुंचने में भी अच्छा खासा टाइम है, आराम से 10-15 साल लग जाएंगे आईपीएल को $100 बिलियन तक पहुंचने में। साथ ये वीडियो का एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आज जो कुछ भी न्यूज़ मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई न्यूज़ को मैं छोड़ दिया हूँ या फिर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मैंने कवर नहीं किया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि उस न्यूज़ को भी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँ। और आप डेली इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के बाकी प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं जिसमें बाकी वीडियोज़ हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।